नमस्कारः शुभसन्ध्या। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। आगच्छन्तु, अद्य वयम् एन्.सी.आर्.टी पक्षतः प्रकाशितं सेमुसि पुस्तकस्य अष्टमपाठः विचित्रसाखी इति विषयम् आलोचनं कुर्मः। अस्मिन् चलचित्रे वयं विचित्रः साखी विषयस्य प्रथमभागम् आलोचनं कुर्मः। इस वीडियो में हम लोग विचित्र साखी विषय का प्रथम भाग को देखेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी हम देखते हैं इस वीडियो में हम किन किन विषयों पर आलोचना करेंगे। तो इस वीडियो में विषय है, विषय का जो संक्षिप्त परिचय है वो इस वीडियो में उपलब्ध है। प्रथम भाग इस वीडियो का विचित्र साखी विषय का प्रथम भाग भी यहाँ पर है। संधि विच्छेद भी यहाँ पर उपलब्ध है। प्रथम भाग में जो भी संधि है उन सारी संधियाँ यहाँ पर भी उपलब्ध है। प्रकृति प्रत्यय प्रथम भाग में मतलब पार्ट 1 में जो भी प्रकृति प्रत्यय आते हैं उन 3-4 स्टेप के अंदर वो सारे प्रकृति प्रत्यय भी यहाँ पर लिखा गया है और साथ में उस सारे संस्कृत शब्द का सरल संस्कृत में भी अर्थ को लिखा गया है। अत्र इदानीं वयम् अस्माकं कक्षां प्रारम्भं कुर्मः। पश्यामः। अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचितकथायाः सम्पादितः अंशः अस्ति। पुनः एकवारं पठामि, सर्वे सम्यक् रूपेण शृण्वन्तु। अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचितकथायाः सम्पादितः अंशः अस्ति। इयं कथा बङ्गसाहित्यकारः बङ्किमचन्द्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीशरूपेण प्रदत्तनिर्णय उपरि आधारिता अस्ति। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश ठक्कर विरचित का मतलब है एक लेखक है जो कि बंग साहित्य का है। तो उनका क्या कहना कि मतलब है कि ओम प्रकाश ठक्कर जी इस गल्प को मतलब इस कथा स्टोरी को लिखे हैं और उनके जो स्टोरी है, उनकी जो कथा है, उस कथा का एक अंश ये विषय है। बंग साहित्यकार इयम कथा का मतलब यह गल्प या तो ये स्टोरी। इयम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इस गल्प को मतलब इस कथा को बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इस कथा को बंग के जो साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णय उपरि आधारित अस्ति। और इस विषय को इस कथा में जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश का मतलब यही होता है कि जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, और न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया निर्णय के ऊपर आधारित है। समझ में आ गया। जो ये विषय को कौन लिखा है, ओम प्रकाश ठक्कर जी ने लिखे हैं। और इस विषय में किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, तो विषय है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया न्याय के ऊपर, मतलब उनके द्वारा दिया गया फैसले के ऊपर बताया गया है। न्यायकर्तारः सत्यासत्यं निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विना अपि न्यायः स्यात्। अस्यां कथायाम् अपि न्यायाधीशेन तदेव मार्गः आचरितः। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फिर से एक बार उस संस्कृत को पढ़ लेता हूँ, फिर से एक बार सुन लो। न्यायकर्तारः सत्यासत्यं निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायं स्यात्। अस्यां कथायाम् अपि न्यायाधीशेन तदेव मार्ग आचरितः। न्यायकर्तारः का मतलब होता है जज, जो न्याय करते हैं। सत्यासत्य निर्णयार्थम मतलब सच्चाई को सामने लाने के लिए, यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति। यदा कदा का मतलब जब कभी भी उसी तरह किसी युक्ति का प्रयोग करते हैं, या भी प्रमाणम बिना अपि न्याय स्यात्, जिससे प्रमाण के बिना भी न्याय हो सकता है। यहाँ पर यही बोला गया है कि जब भी जज क्या करते हैं, कभी कभार ऐसे भी जज करते हैं कि न्याय के मतलब कुछ उनके पास साक्षी नहीं होती है, फिर भी वो क्या करते हैं किसी चीज को प्रमाण करने के लिए जिस तरह वो युक्ति को वहां पर उपस्थापन करते हैं, उससे क्या होता है, साक्षी के बिना भी उस चीज अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। सत्य का भी पता वहां पर लग जाता है। अस्यां कथायां अपि न्यायाधीशेन तदेव मार्गः आचरितः। और उसी कथा में, कथा का मतलब इसी कथा में, अस्याम नाम इसी यही गल्प में भी मतलब दिया गया विषय में भी
कथयम न्यायाधीशेन तदेव मार्गः आचरितः। और इसी गल्प में भी न्यायाधीश का मतलब जो जज हैं वो भी उसी मार्ग को अप्लाई किए हैं, मतलब व्यवहार किए हैं, जिसके वजह से उन्हें सच्चाई का भी पता लग गया है। तो यहाँ पर 3 संधि हैं जिसको ब्लू कलर की इंक में लिखा गया है। जैसे पहला शब्द है बिनापि, बिना जुक्त अपि, कथायाम जुक्त अपि, तत् जुक्त एव। तो यहाँ पर बिना है, अपि और एव, ये तीनों शब्द अव्यय पद है। तो अब यहाँ से हम विषय को देखेंगे, कथा को हम देखते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। कश्चन का मतलब है कोई एक। तो इस पैराग्राफ में जो भी संधि है वो अगले स्लाइड में आप लोगों के लिए आ जाएगा, पर यहाँ पर बस इस लाइन का अर्थ को ही समझ लेते हैं हिंदी में। कश्चन निर्धनः जनः मतलब कोई एक, निर्धन का मतलब जिसके पास धन नहीं होता है, गरीब आदमी। कोई एक गरीब आदमी भूरि परिश्रम्य, भूरि का मतलब बहुत अत्यधिक, परिश्रम्य का मतलब परिश्रम करके, कोई एक गरीब आदमी ज्यादा परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, किंचित का मतलब थोड़ा, कोई एक गरीब आदमी थोड़ा बहुत परिश्रम करके क्या कर रहा है, थोड़ा पैसा कमा रहा है। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये, तेन वित्तेन, तेन का मतलब तेन वित्तेन का मतलब यही होता है कि वही मतलब उसी पैसों से स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम, उन्हीं पैसों से वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम, उसके बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश कराने के लिए सफल हो जाता। एक गरीब आदमी है जो कि अपने बेटे को एक महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज में प्रवेश कराने के लिए सफल होता है, जो कि बहुत परिश्रम करके धन उपार्जन करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग अक्षर में एक मतलब कुछ शब्दों को लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर जो व्हाइट कलर के शब्द है वो सारे अर्थ हैं, और जो भी सारे रेड कलर के अक्षर है वो सारे प्रकृति प्रत्यय हैं। यहाँ पर तीन ग्रामर के विषय में भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि अर्थ को जान रहे हैं, संस्कृत में सरल अर्थ, और दूसरे संधि विच्छेद भी हम जान रहे हैं, और साथ में प्रकृति प्रत्यय को भी हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो सारे प्रकृति प्रत्यय का अक्षर यहाँ पर है, जैसे कि सारे प्रकृति प्रत्यय का मूल अक्षर क्या है, रेड कलर का है, और व्हाइट कलर का जो है वो सारे शब्द अर्थ है, और सारे जो पर्पल कलर का है वो सारे शब्द संधि विच्छेद है। तो पहले यहाँ पर संधि विच्छेद को देखते हैं। कश्चन, कश्चन का मतलब क्या है, कह जुक्त चन, कोई एक। निर्धनो जनः, यहाँ पर दो शब्द है, निर्धनः जुक्त जनः। फिर से एक बार देख लो, निर्धनः जनः। ठीक, उसके बाद क्या है, वित्तम जुक्त उपार्जितवान। यहाँ पर उपार्जितवान जो है वो प्रत्यय में आता है, इसीलिए उसे रेड कलर का लिखा गया है, और जैसे कि वो वित्तम के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए वित्तम को एक अलग सा वर्ण में लिखा गया है। वित्तम जुक्त उपार्जितवान, संधि है, वित्तम उपार्जितवान। आखिर में सफलः जुक्त जातः, सफल जातः। तो ये सारे संधि थे। अभी अर्थ को देख लेते हैं। जैसे कि भूरी, भूरी का मतलब अत्यधिकम, किंचित, किंचित का मतलब थोड़ा, अल्प। उसी तरह यहाँ पर एक संधि को भी शायद छोड़ दिया गया है, किंचित, किम जुक्त चित किंचित, ये संधि को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो आगे देखते हैं प्रकृति प्रत्यय को। पहले दापयितुम, दा जुक्त णिच जुक्त तुमम दापयितुम। परिश्रम्य, परिजुक्त श्रम जुक्त ल्यप परिश्रम्य, ये यहाँ पर प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, और पहले में तुमन प्रत्यय था। परिश्रम्य का मतलब है परिश्रमम कृत्वा। उसी तरह आखिर में एक है जातः, जनजुक्त जातः। उपार्जितवान, उपजुक्त अर्जजुक्त तबतु उपार्जितवान। तो यहाँ पर 4 प्रकृति प्रत्यय थे, और उपार्जितवान का अर्थ होता है अर्जनम कृतवान। तो अभी हम आगे देखते हैं। तत्तनयः तत्र एव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूत्। एकदा सः पिता
तनूजस्य ऋग्गुणताम् आकर्ण्य व्याकुलः जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः, परम अर्थकायेन पीडितः सः बस यानं विहाय पदाति एव प्राचलत्। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तत्तनयः तत्र एव छात्रावासे निवसन। तत्तनयः, तनय का मतलब होता है पुत्र, उसी का पुत्र तत्र एव छात्रावासे, तत्र एव का मतलब होता है उसी महाविद्यालय की छात्रावास में, छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल में, उसी छात्रावास के हॉस्टल में निवसन, निवसन का मतलब है कि रहने लगा। जो गरीब आदमी था, उस गरीब आदमी ने जब उसके बेटे को महाविद्यालय मतलब कॉलेज में दाखिल किया, उसके बाद उसके बेटे ने उसी कॉलेज की हॉस्टल में रहने लगा। एकदा सह पिता तनुजस्य ऋग्गुणतम आकर्ण्य, एकदा का मतलब एक बार, एकस्मिन् दिवसे, एकस्मिन् दिवसे मतलब होता है एक दिन। एकदा सह पिता तनुजस्य, तनुज का मतलब बोला था पहले ही, तनुज का मतलब यही है कि पुत्र। एकदा उसकी मतलब एकदा मतलब एक बार उसकी पिता ने उसके बेटे को रुग्णतम आकर्ण्य, एक बार उसके पिता ने अपने बेटे की रुग्णता को जानकर पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, अपने बेटे को देखने के लिए निकल पड़े। तो यही बोला गया है यहाँ पर कि जब उसके बेटे ने मतलब जब उन्होंने देखा कि अपने बेटा बीमार पड़ा है, तो उसको क्या किया, देखने के लिए निकल पड़े। द्रष्टुम का मतलब देखने के लिए निकल पड़े। परम अर्थ कार्य न पीड़ितः, किंतु अर्थ का मतलब पैसों के अभाव से सह बस यानम विहाय पदाति एव प्राचलत। किंतु परम अर्थ कार्य ने पीड़ित है, किंतु अर्थ की मतलब उनके पास पैसों की कमी थी, इसीलिए बहुत परिश्रम करके उसके बेटे को एक महाविद्यालय में मतलब कॉलेज में दाखिल किए थे। फिर वो सोच रहे हैं कि अगर बस के लिए किराया दे देंगे तो शायद उनके बेटे को देने के लिए शायद कुछ पैसा नहीं होगा। ये सोचकर उन्होंने किया कि बस यान के मतलब बस से ना जाकर बस से नहीं गए, बल्कि वो पैदल चलने लगे। पदाति एव प्राचलत मतलब पैदल ही वो चलने लगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रामर या व्याकरण का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम थोड़ा भी फोकस करेंगे। तत्तनय, तनय का मतलब तो मैं पहले ही बता दिया कि पुत्र। तो यहाँ पर भी उसी तरह लिखा गया है, जो सारे पर्पल कलर का है वो सारे शब्द संधि हैं, और जो सारे ग्रीन कलर के शब्द है वो सारे शब्द प्रकृति प्रत्यय हैं। तो अभी हम देखेंगे सारे पहले संधियों को देख लेते हैं। तत्रैव, तत्र जुक्त एव तत्रैव, संभूत, समजुक्त अभूत संभूत, ऋग्गुणताम आकर्ण्य, ऋग्गुणताम जुक्त आकर्ण्य, ऋग्गुणताम आकर्ण्य। तो यहाँ पर दो वर्ण में लिखा गया है, मतलब आकर्ण्य जो शब्द है वो दरअसल प्रकृति प्रत्यय में आता है। उसी तरह व्याकुलः जातः, उसी तरह व्याकुलः जातः बिल्कुल उसी तरह व्याकुल जो है वो संधि वाला शब्द है, और जातः जो है वो प्रकृति प्रत्यय वाला शब्द है। तो दोनों अलग अलग शब्द है, तो उन दोनों को मिला दिया गया था। तो व्याकुलः जो है, व्याकुलः जातः संधि यहाँ पर हुआ है, विसर्ग संधि के ये अंतर्भुक्त है। पदाति ही जुक्त एव, पदातिरेव। तो ये सारे थे संधि विच्छेद थे। अभी हम थोड़ा प्रकृति प्रत्यय के बारे में देखेंगे। आकर्ण्य, अंग जुक्त कर्ण जुक्त लेप आकर्ण्य। तो ये लेप प्रत्यांत है जिसका मतलब होते श्रुत्वा। निबसन, निजुक्त बस जुक्त शत्रु निबसन। द्रष्टुम, दृश जुक्त तुमुन द्रष्टुम। प्रस्थितः, प्रजुक्तस्ताजुक्त प्रस्थितः। यह त प्रत्यंत, ये जो शब्द है वो त प्रत्यंत है। संलग्न, समजुक्त लग जुक्त त संलग्न। तो ये था हमारे इस पैराग्राफ का जो सारे संधि विच्छेद, और ये था हमारा पहला फर्स्ट पार्ट था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। तो फिर से एक बार इसका सारांश को मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। कोई एक गरीब आदमी है जो कि अब बहुत परिश्रम करके अपने बेटे को किसी कॉलेज में दाखिल दे, बाद में वो वहां पर क्या होता है कि उसका बेटा उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगता है, और कुछ दिन बाद वो बीमार भी पड़ जाता है। तो उसके बेटे को देखने के लिए वो गरीब आदमी एक दिन निकलता है, पर उसके पास पैसा नहीं होता, इसीलिए वो बस से ना जाकर पैदल ही चलने लगता है। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। तो वो जब पैदल जाता है तो उस समय क्या होता है, और इस स्टोरी में आगे क्या होता है, ये देखने के लिए जरूर इसका दूसरा पार्ट देखिए। तब तक रहता हूँ, धन्यवाद।